नमस्कार दोस्तों। रसीदी टिकट में आप बीती घटनाओं का भाग 2 आपके सामने हाजिर है। पर यह आप बीती मुझे 1974 में कहानी पिघलती चट्टान लिखते समय चेतन तौर पर बिल्कुल याद नहीं थी। मेरा चेतन मन न जाने किस समय ऊपर आकर यह कहानी लिखवा गया और फिर आंखों से भी अपने आप को चुराता हुआ मन की तहों में उतर कर लोप हो गया। कुछ घटनाएं बहुत ही थोड़े समय के बाद रचना का अंग बन जाती हैं, पर कुछ घटनाओं को कलम तक पहुंचने के लिए बरसों का फासला तय करना पड़ता है। पहले पहले की तरह घटनाओं में मुझे एक याद है, जब मैं 1960 में नेपाल गई थी। लगभग 5 दिन तक रोज़ शाम के समय किसी न किसी बैठक में कवि सम्मेलन होता था, जहाँ कुछ नेपाली कवि रोज़ मिल जाते थे। उनमें एक कवि थे चढ़ती जवानी में, किंतु बहुत ही गंभीर स्वभाव के। मैंने केवल इतना ही जाना था कि वह रोज़ धीरे से मेरी एक ख़ास कविता की फरमाइश अवश्य करते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर जिस दिन वापस दिल्ली आना था और कई कवियों के साथ वह भी एयरपोर्ट आए थे, और संयोग था उस दिन प्लेन 1 घंटे लेट था। प्रतीक्षा के सारे समय में वह मेरा भारी गर्म कोट उठाए रहे। फिर प्लेन के आने पर जब मैं उनसे कोट लेने लगी तो उन्होंने धीरे से कहा, यह जो भार दिखाई देता है यह तो आप ले लीजिए, जो नहीं दिखाई देता वह मैं लिए रहूँगा। और मैं बस चौंक सी गई थी। दिल्ली पहुंचकर एक कहानी लिखी, हुंकारा। उनके बारे में नहीं, पर यह वाक्य अनायास ही उस कहानी में आ गया। अब दूसरे प्रकार की घटना जो कलम तक पहुंचने में बरसों लगा देती है, उसका एक उदाहरण मेरी कहानी 2 औरतें हैं, जिसमें एक औरत शाहनी है और दूसरी एक वेश्या, शाह की रखेल। यह सारी घटना लाहौर में आंखों के सामने होती हुई दिखती थी। वहाँ एक धनी परिवार के लड़के का ब्याह था और घर की लड़की बालियाँ गा बजा रही थी। उस परिवार से मामूली सा परिचय था। उस समय मैं भी वहाँ थी। जब यह पता चला कि लाहौर की प्रसिद्ध गायिका तमचा जान वहाँ आ रही हैं, वह आई, बड़ी सी छबीली नाच नखरे से आई। उसे देखकर एक बार तो घर की मालकिन का रंग हल्दी जैसा पीला पड़ गया, और आखिर वह थी तो लड़की की माँ। तमंचा जान जब गा चुकी, तब शाहनी ने 100 का नोट निकालकर उसके आंचल में खैरात की तरह डाल दिया। इस समय नाज नखरे वाली हैसियत मिटने जैसी हो गई, पर अपना गरूर कायम रखने के लिए औरतों की उस भरी मजलिस में बोली, रहने दो शाहनी, आगे भी तो इस घर का ही खाती हूँ। और इस प्रकार शाह से नाता जोड़कर जैसे उसने शाहनी को छोटा कर दिया। मैंने देखा शाहनी औरतों की उस भरी मजलिस में एक बार खिसियाई सी हुई, पर फिर संभल कर लापरवाही से नोट को तमंचा जान को लौटाते हुए बोली, सुन रही, शाह से तो तू हमेशा ही लेगी, पर मुझसे तुझे कब कब मिलेगा। यह 2 औरतों का एक अजीब टकराव था, जिसकी पृष्ठभूमि में सामाजिक मूल्य थे। तमंचा चाहे लाख जवान थी, छबीली थी, कलाकार थी, और शाहनी मोटी और ढलती आयु की थी और हर प्रकार से उस दूसरी के सामने साधारण थी। उसके पास पत्नी और माँ होने का जो मान था, वह बाजार की सुंदरता पर भारी था। पर यह कहानी मैं पूरे 25 वर्ष बाद लिख पाई। 1975 में मेरे उपन्यास धरती, सागर और सीपियाँ के आधार पर जब कादम्बरी फिल्म बन रही थी, तो उसके डायरेक्टर ने मुझसे फिल्म का एक गीत लिखने के लिए कहा। अवसर वह बताया जब चेतना सामाजिक चलन के ख्याल को हाथ से परे हटाकर अपने प्रिय को अपने मन में और तन में हासिल कर लेती है, और इस मिलन और दर्द के स्थल पर खड़ी चेतना के सामने रखकर मैं जब गीत लिखने लगी, तो अचानक वह गीत सामने आ गया जो मैंने 1960 में इमरोज से पहली बार मिलने पर अपने मन की दशा के बारे में लिखा था। जो दशा अपने मन पर भोगी थी, लगा वही अब चेतना को भोगनी है, और उस गीत से अच्छा कुछ और नहीं लिखा जा सकता। सो मैं अपने पंजाबी गीत को हिंदी में अनुवाद करने लगी। तब मुझे लगा जैसे चेतना के रूप में मैं 15 बरस पहले फिर वही घड़ी से जी रही हूँ। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफ्र की है हमने। कैसे इसका कर चुकाएं मांग के अपने मौत के हाथों, यह जो ज़िंदगी ली है हमने, बात कुफ्र की है हमने। अपना इसमें कुछ भी नहीं है, रोज़े अजल से उसकी अमानत, उसको वही तो दी है हमने, बात कुफ्र की है हमने। नीना मेरे आलना उपन्यास की कल्पित पात्र थी, पर उसे लिखते हुए उसके नैन नक्श मेरे मन में इस तरह उभर आए
कि एक दिन वह मेरे सपने में आ गई। बहुत गुस्से में पहले चुपचाप मेरे पास खड़ी रही, फिर तड़प कर कहने लगी, तुमने मेरा अंतर इतना दुखांत क्यों बनाया? क्यों? अगर मैं जीवित रहती तुम्हारा क्या हर्ष होता? तुमने मुझे क्यों मरने दिया? क्यों? मैं जीना चाहती थी। उपन्यास में एक जगह नीना कहती है, मेरी माँ भी सुखी ना हो सकी। वह शायद मैं ही थी पहले जन्म में, और अब मैं सुखी ना हो सकी दूसरे जन्म में। शायद अपनी पुत्री के रूप में सुखी होंगी तीसरे जन्म में। यह जन्मों की बात मैंने किसी जन्मों में विश्वास के कारण नहीं लिखी थी, केवल 3 पीढ़ियों की बात को प्रतीकात्मक रूप में ढाला था। पर यह बात मेरी पाठक लड़कियों में से एक के मन में इतनी गहरी बैठ गई कि उसने अपने आप को नीना समझ लिया और यह विश्वास भी कर लिया कि वह मर कर तीसरे जन्म में हो जाएगी तो सुखी होगी। वह मुझे पत्र लिखती, पर अपने नाम और पते के बिना केवल इतना ही लिखती, मैं आपके उपन्यास की नीना हूँ। मैं उसे इस वहम से निकालना चाहती थी कि वह इस कहानी में अपनी किस्मत की परछाई न देखे, पर कमबख्त ने कभी भी मुझे अपना पता नहीं लिखा। मैं नहीं जानती उसके साथ ज़िंदगी में फिर क्या हुआ। इसी प्रकार उपन्यासों, कहानियों के कई पात्र पाठकों के लिए इतने सजीव हो उठते हैं कि वे पत्रों में मुझे लिखते हैं। वह ऐना, वह अलका, वह अनीता, जहाँ भी है उसे प्यार देना। एक थी अनीता उपन्यास जब उर्दू में छपा तो हैदराबाद से वैश्या घराने की एक औरत ने मुझे पत्र लिखा कि वह उसकी कहानी है। उसकी आत्मा भी उसी प्रकार पवित्र है जिसकी जिज्ञासा भी वही है, केवल घटनाएं भिन्न हैं। और उसने अपना नाम पता बता कर लिखा कि अगर मैं उसकी कहानी लिखना चाहूँ तो वह कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ सकती है। मैंने उसे पत्र लिखा, पर उसके बाद कभी उसका पत्र नहीं आया। न जाने उस इतनी संवेदनशील औरत का क्या हुआ। हाँ, एरियल नॉवलेट की मुख्य पात्रा मेरे पास आकर लगभग 1.5 महीने मेरे घर पर रही थी ताकि मैं उसकी ज़िंदगी पर कुछ लिख सकूं। नॉवलेट लिखकर पहले उसे सुनाया था। इस रीडिंग के समय उसकी आंखों में कई बार संतोष के आंसू आए। इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति विशेष पर कहानी या उपन्यास लिखूं तो उस पात्र की तसल्ली मेरे लिए कहानी छपने से अधिक ज़रूरी होती है। मेरा विश्वास है कि रचना मानव जीवन के अध्ययन के लिए है, ना कि कुछ लोगों को दुखाने के लिए या उनके बारे में चौंकाने वाली अफवाहों फैलाने के लिए, जैसा कि हमारे कुछ पंजाबी लेखक करते हैं। बुलावा नॉवलेट मैंने बम्बई के प्रसिद्ध कलाकार फैज़ के जीवन पर लिखा था। उन्होंने रेस के घोड़ों पर केवल पैसा ही नहीं लगाया, अपना सारा जीवन लगा दिया। उनकी कला और उनका यह घातक शौक दोनों परस्पर विरोधी दशाएं हैं। इसी खींचतान में पड़े हुए उनके जीवन के आवारा वर्षों की कथा लिखने की कोशिश भी की, पर लिखकर सबसे पहले यह नॉवलेट उन्हें ही सुनाया और उनकी अनुमति लेकर प्रेस में दिया। इसी प्रकार कई कहानियाँ एक किसी देश के राजदूत की बड़ी प्यारी और उदास पली में लिखी थी, जिसे उसके पढ़ने के लिए अपने अंग्रेज़ में अनुवाद कराया और फिर उसकी अनुमति लेकर प्रेस में दिया। 2-3 कहानियाँ मैंने अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त की ज़िंदगी पर लिखी हैं, उसकी ज़िंदगी के बड़े नाजुक वक्तों के बारे में, पर छपवाने से उससे पहले सुनाई। उसे कहने के अनुसार शहरों और पात्रों के नाम भी इस तरह बदले कि कोई उसका नज़दीकी रिश्तेदार भी पहचान ना सके। एक कहानी एक विदेशी औरत पर लिखी थी। उसमें कहानी का अंत बदलना पड़ा था। कहानी में उसकी मृत्यु हो जाती है, पर वर्षों बाद मैं उसके देश गई तो वह कसकर गले लगाकर मिली। उसके पहले शब्द थे, देखो मैं भी ज़िंदा हूँ, कहानी की मृत्यु में से गुजर कर भी ज़िंदा हूँ। और इस दिन हम दोनों ने साथ साथ तस्वीरें खिंचवाईं, अपने अपने देश में मेरे लिए कई सौगातें खरीदी। सच में मेरे पात्र और उनके लिए प्यार मेरी असली अमीरी है। मैं नहीं जानती जो लेखक अपने पात्रों के दिलों को दुखाकर कहानियाँ गढ़ते हैं उन्हें ज़िंदगी में क्या हासिल होता है। उपन्यास जिब कतरे जब लिख रही थी तो उसमें जेल में पड़ा हुआ एक पात्र तनवीर एक कविता लिखकर किसी प्रकार जेल के बाहर भिजवाता है और कविता के नीचे अपने नाम के स्थान पर कैदी नंबर लिखता है 6899। मैंने यह नंबर अचेतन रूप से लिखा तो याद आया कि यह गोंकी का नंबर था जब वह कैद में था, जो मैंने मॉस्को में उसके स्मारक को देखते हुए कभी कभी अपनी डायरी में नोट कर लिया था। फिर आगे उपन्यास की कहानी में मैंने उसे चेतन तौर पर बरत लिया। हाँ, इस प्रकार कभी यह मालूम नहीं होता कि चेतन और अचेतन रचनाएं कब और कहाँ रिल मिल जाती हैं। उपन्यास जिब कतरे मैंने अपने युवा होते हुए पुत्र के जीवन के आधार पर लिखा था। इससे पहले एक कहानी लिखी थी, कहानी दर कहानी, जिसकी कहानी यह थी कि एक बार छुट्टियों में हॉस्टल से घर आए हुए मेरे बेटे ने अपनी एक बंगाली दोस्त को पत्र लिखा, बड़े एहसास के साथ, कि इस समय मेरे कमरे में बीथोवन का संगीत चल रहा है और मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, पर तुम्हें पत्र लिखा
लिखना ऐसा है जैसे कोई अपने ही घर का दरवाज़ा खटखटा रहा हो। उत्तर में उस पत्नी का जो पत्र आया, लड़की का जो पत्र आया, वह बहुत साधारण था। शाम का गहरा अंधेरा था जिस समय वह काराज लिए मेरे कमरे में आया। मैं उस समय तक न उस पत्र के बारे में जानती थी जो उसने लिखा था और न उसके बारे में जो उत्तर आया था। उसने कहा, मामा, एक लड़की को एक खत लिखा था और उसकी समझ में नहीं आया, वह आपको सुनाऊं? और उसने मुझे वह खत सुनाया। खत की रफ़ कॉपी उसके पास थी। फिर कहने लगा, जवाब में जो खत आया है वह ऐसा है जैसे मौसम का हाल लिखा हो। मैंने पूछा, अब उससे और खत लिखना चाहोगे? तो वह कहने लगा, नहीं, उसका खत इतना साधारण है कि पढ़कर लगता है जैसे मैं मुख्य दरवाजे से अंदर गया और पीछे के दरवाजे से बाहर आ गया। और मैंने कुछ दिनों बाद इसी छोटी सी बात के आधार पर एक कहानी लिखी थी। पर अब जब उपन्यास लिखा तो उसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। उसमें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का जो वातावरण है वह मेरे अपने लड़के के दोस्त है, जवान हो रहे सपनों के चौंकते हुए, भूख, भय और समय के फ्लर्ट करते हुए, जीवन को अपने अपने कुएं से देखते हुए और अपनी अपनी अनुभूति की पीड़ा को झेलते हुए। बुनियादी घटनाएं मेरे पुत्र के और उसके मित्रों के जीवन की हैं, पर वह अपने से आगे की पीढ़ी को समझाने का यत्न था। इसमें मैंने अपने आप को चाहे एक दर्शक के सामने रखा था, फिर भी अचेतन तौर पर इसके अनेक विचारों में समा जाना स्वाभाविक था। जब मैंने इसे लिखकर अपने बेटे को पढ़ने के लिए दिया तो चाहे उससे भी पहले उसके मित्रों ने उसे पढ़ा। वे अपना चेहरा पहचानते रहे और मुझे कॉम्प्लीमेंट देते रहे। पर जब मेरे लड़के ने पढ़ा, कई स्थानों पर वह बहुत कुशलतापूर्वक लिखने पर कॉम्प्लीमेंट भी दिया, पर कहा, अगर यह उपन्यास मैं लिखता तो कुछ और ही लिखता। यह ठीक है, आखिर मेरे लिए यह एक पूरी पीढ़ी के फासले को लांघने का यत्न था, पर फासले को लांघने वाले पैर अपने थे, पहली सीढ़ी के। इसलिए मेरे समय के आदर्शवाद का इसमें घुल जाना स्वाभाविक था। इस उपन्यास में जिन सविता और रवि का विवाह मैंने विस्तार सहित लिखा है, वे उपन्यास छपने के कई वर्ष बाद मेरे पुत्र से मिलने आए, मुझसे भी मिले। वे किताब में छपे हुए अपने विवाह के वर्णन को पढ़कर हंसते रहे और मैं अपने पात्रों को देखती रही। अब उनके एक प्यारा सा बच्चा भी है, उनके घबरा कर किसी किए हुए विवाह की परिपुष्टि। खैर, अपने पात्रों को इस प्रकार देखना जो एक प्यारा अनुभव है, वह एक अलग बात है। मैं उपन्यास के लेखन काल की बात कर रही थी। इसका विचार उस पत्र से बंधा था जो मेरे पुत्र ने मुझे हॉस्टल से लिखा था। उपन्यास में यह पत्र 5वें परिच्छेद के आरंभ में है। उसमें उपन्यास का मुख्य पात्र कपिल पत्र को समाचार पत्र का रूप देता है। उसका नाम द टाइम्स ऑफ कपिल रखा था और समाचार पत्र के जारी होने की वह तारीख लिखा था जो उसके अपने जन्म की तारीख है। और इस समाचार पत्र की बिक्री सबसे अधिक जिस शहर में होती है वहाँ अपनी माँ का एड्रेस लिखता है। फिर समाचार पत्र के 6 कॉलम बनाता है जिनमें खबरों की शक्ल में माँ को पत्र लिखता है। मेरे लड़के का नाम नवराज है, पर उसे प्यार से शैली कहते हैं। मेरे पास उसका वह पत्र द टाइम्स ऑफ शैली अभी तक रखा हुआ है। वह हॉस्टल के जब भी छुट्टियों में घर आता था, हॉस्टल की बहुत सी बातें विस्तार से सुनाया करता था। उस पत्र के बाद जब वह आया तो मैंने उपन्यास शुरू करने से पहले उसे पास बिठाकर नोट्स लेने शुरू किए। फिर जब उपन्यास शुरू हुआ तो एक बार उसने कहा, मामा, आपने अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ दिया, पर क्या आप जानती हैं हम दोनों बच्चों ने इसके लिए कितना मेंटली सफ़र किया है? घर टूटता है तो मासूम बच्चे टूटते हुए घर के कंकड़ों को किस तरह अपने शरीर पर झेलते हैं, इसकी पीड़ा मेरे मन में थी। कहा, जैसे गरीब माँ के घर जन्मे बच्चे को माँ की गरीबी भुगतनी पड़ती है, उसी तरह मन की पीड़ा में से गुजरती हुई माँ के घर जन्मे बच्चों को उसकी पीड़ा भी भुगतनी पड़ती है, माँ के नए नक्शों की तरह। जानती हूँ इस पीड़ा को मेरे बच्चों ने भुगता है, पर मेरी लड़की ने सारे समय की लंबाई में कभी भी मेरे साथ हमदर्दी नहीं खोई, पर पुत्र ने कुछ समय के लिए ज़रूर खो दी थी, बचपन से लेकर जवान होने तक के समय में। यह शायद एक लड़का और एक लड़की होने का अंतर है। आज भी मेरी नन्ही सी अनजान सी बेटी के वे बोल मेरे कानों में हैं। जब नवराज की किसी समय की बेरुखी से मैं उदास हो जाती थी तो कंदला कहा करती थी, मामा, आप बहुत सोचा ना करें, शैली बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। खैर, उस दिन मेरे बेटे ने कहा, मामा, इस उपन्यास में आप उस बच्चे की परेशानी लिख सकती हैं जो माँ बाप का घर टूटने पर वह भुगतता है। हाँ, मैंने कहा, और उपन्यास के अंतिम भाग में कपिल के मिडनाइट विज़न की शक्ल में
उस परेशानी को लिखने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। यहाँ यहीं समाप्त होता है।